एक्चुअली द मिडिल वन। अगर 5 स्टेटमेंट है तो एक मिडिल आएगी, अगर 4 ही है आपके पास तो आप इसको या इसको दोनों में से किसी को भी एक को एज्यूम करके चल सकते हो। xi माइनस एज्यूम्ड मीन इफ आई डू तो क्या आया, -20, -10, 0 and 10. The name given to this quantity is di. अब इसी स्टेज पर हम मीन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे अब, a प्लस समिशन fi di अपॉन समिशन fi। दिस इज सेकेंड मेथड। एक डायरेक्टली आपने समेशन fi x अपॉन समेशन fi किया, दूसरा एज्यूम्ड मीन करके मैंने क्या किया कि जो मेरे पास अजम्पशन ली उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड कर दो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। अभी कहाँ, अभी तो अच्छा कोई काम नहीं किया। थर्ड मेथड वाज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते थे, इसमें हम करते हैं ui di अपॉन h क्या होती है, क्लास विड्थ। h इज कॉल्ड क्लास विड्थ। और क्लास विड्थ कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। ठीक है जी, तो इस केस में ui हो जाएगा -2 -1 0 1। नाउ टू कैलकुलेट द मीन द फॉर्मूला इज a plus summation fi di upon summation fi into h. FIUI upon summation fi into h. So ये 3 तरीके हैं हमारे पास मीन कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल आपका सिंपल मेथड समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, assumed mean method and step deviation method। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब मेरा जो डाटा है वो थोड़ा कम्बरसम हो। जैसे यहाँ तो अभी 4 ही वैल्यूज हो सकता है 25 वैल्यूज हो, फ्रीक्वेंसीज यहाँ 2 5 8 5 है, ये हो सकता है 12 15 25 35 ऐसी कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाए। तो सिंपल xi इंटू fi करना कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखते हो आपके पास ये सिंप्लीफाइड वैल्यूज हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन विद फ्रीक्वेंसीज इजी, एडिशन भी इजी है, सब काम हमारे लिए आसान। और इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो और भी ज्यादा मेरे पास आसानी हो गई है। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द डाटा दैट इज अवेलेबल। एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अपने कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो जनरली बेस्ड अपॉन रॉ डाटा आता है। रीजन इज, अगर इस तरह का डाटा है तो कैलकुलेशन आप चाहे 4 ही वैल्यूज दोगे तो भी कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड अपॉन रॉ डाटा इंस्टेड ऑफ योर रूट फ्रीक्वेंसी और फॉर दैट मैटर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, सो वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, बट जो हमारा मेन स्ट्रेस है दैट इज ऑन रॉ डाटा। ठीक है जी, अब जल्दी से एक बार हम फिर से देख लेते हैं तीनों तरह के डाटा में मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीन तो समझ में आ गया, तीनों तरह के डाटा में कैसे निकलेगा। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड मीडियन इन ऑल 3 काइंड ऑफ डाटा। बताओ जी फटाफट, अगर रॉ डाटा है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। हाँ जी, हाउ टू गेट मीडियन फॉर द रॉ डाटा। मीडियन होता क्या है, वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले आपको अपने डाटा को अरेंज करना होता है ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो मिडिल टर्म है वो आपकी वैल्यू हो जाती है मीडियन की। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं फिर तो आसानी से मिडिल टर्म मिल जाएगी। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं फिर क्या करते हैं, फिर 2 मिडिल टर्म्स जो हैं उनका एवरेज बिकम्स योर मीडियन। तो हाँ जी बोलो। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप है अरेंज योर डाटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड आउट द मिडिल टर्म। सपोज आपके पास 7 टर्म्स हैं तो 7 + 1 अपॉन 2th टर्म विल बिकम योर मीडियन। अगर 8 हैं तो क्या होगा, 8 अपॉन 2th टर्म, 8 + 2/2th टर्म डिवाइड बाय 2, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स गिव्स यू द मीडियन। अब अगर मेरे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो और मुझे मीडियन निकालना हो तो क्या करेंगे।
किस तरह का डाटा होगा? XIFI का डाटा होगा मेरे पास। इसमें मीडियन निकालने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई हैव टू फॉलो? बोलो जी फटाफट से। मेरे पास है 3, 9, 17, 23, 27, 8, 10, 12, 9, 5. I have to calculate the median here. तो पहला स्टेप है, मुझे निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला? रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ, you will get the cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है ये बेसिकली क्या देती है? समेशन एफ है, क्योंकि यहाँ पे आते आते सारी की सारी टर्म्स आपकी ऐड हो चुकी है। So it tells me there are 44 observations in all in my data. अब अगर 44 observations हैं तो मीडियन क्या है? मिड वैल्यू अगेन। मिड वैल्यू का मतलब इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, और हम कहते हैं मुझे चाहिए N/2th टर्म की वैल्यू, मिडिल टर्म की वैल्यू, 22nd टर्म की वैल्यू चाहिए मुझे। अब 22nd टर्म में कहां पर जाऊं मैं? यहां जाऊं कि यहां जाऊं? क्या मतलब समझ में आता है तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से? ये क्योंकि इसका मतलब है कि जो 18 पहली ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें वैल्यूज क्या क्या है? 3 और 9। 19 से लेकर के 30 तक की ऑब्जर्वेशन सबकी वैल्यू कितनी है? 17। मुझे कौन से ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठानी थी? 22th ऑब्जर्वेशन की, सो दैट विल बी 70. So median in this case is going to be 70. हाँ जी, हमें या तो वही वैल्यू मिल जाए या तो 22 ही मिल जाता। अगर 22 नहीं है तो उससे इमीडिएटली बड़ा जो भी नंबर होगा दैट विल बिकम माय आंसर फॉर द मीडियन। अब इसके बाद है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो जी, क्या करूं अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालने के लिए? बताओ जी क्या करते हैं? कुछ याद है? क्लासेस वाला जो डाटा है उसमें हमें निकालनी है मीडियन। क्या हमारे पास फॉर्मूला है वो बताओ। से मेरे पास डाटा हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 6, 7, 15, 16, 4 and 2. This is the frequency. हाँ जी, मीडियन निकालने के लिए क्या करूँगा? पहले इसका XI ले लूं। पहले इसका XI मिड वैल्यू, क्लास वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45, 55. Next step is again find out the cumulative frequency. Cumulative frequency will be 6, 13, 28, 44, 48 and 50. Now, again I have to find out n upon 2th term की वैल्यू। In this case that is 25. 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर मैं ढूंढने जाऊं तो ये, लेकिन अब मेरे पास दिक्कत क्या है? 28 13 से आई शुड से 14 से लेके 28 तक में जो वैल्यूज हैं दे आर लाइंग इन बिटवीन 20 एंड 30. सो डायरेक्टली मैं मीडियन नहीं उठा सकती कि 20 मीडियन हो गया कि 30 मीडियन हो गया. दिस बिकम्स द मीडियन क्लास. और यहां से मीडियन कैलकुलेट करने का मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H. ये फॉर्मूला नोट कर लो. डिफरेंट टर्म्स क्या डिनोट कर रही हैं वो मैं बताती हूँ.
L is the lower limit of median class. In this case, this is 20. N upon 2 तो पता ही है आपको. Summation fi divided by 2 is your n divided by 2. C is the cumulative frequency of the previous class. Previous किसकी? Previous median class से पिछली क्लास की cumulative frequency. F is the frequency of median class and H is the class width. तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकाल सकते हो. L है लोअर लिमिट फॉर द मीडियन क्लास, N अपॉन 2 जितने समेशन fi है डिवाइड बाय 2. C is the cumulative frequency of the class preceding the median class. F is the frequency of median class. H is the class width. तो ये हमारे पास मेथड है टू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फॉर ऑल थ्री काइंड ऑफ डाटा. ठीक है जी. मुझे जो क्वेश्चन आते हैं दे आर बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. वो क्लास विड्थ है ना? हाँ जी, H इज द क्लास विड्थ. क्वेश्चन का कौन से आते हैं? मीन हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मीन मीडियन मोड पर आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मीन मीडियन मोड पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बेसिक है. +1 के सिलेबस में जो चीजें मेंशन है दे आर मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये उसका बेस है. तो मीन मीडियन तो आपको कैलकुलेट हर तरह के डाटा के लिए आना ही चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से उसकी जरूरत हमें पड़ सकती है. नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन. हमें यहां बताना है कि मेरा जो डाटा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन. हाँ जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन एज अ नेम सजेस्ट, मुझे बताना है कि मेरा डाटा मीन से कितना डेविएट कर रहा है. हाउ मच डेविएशन इज देयर फॉर द डाटा फ्रॉम द मीन. मिडल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू बोलते हो, मीन मीडियन आर कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू. उसके कंपैरिजन में जो मेरा डाटा है वो कितनी वेरिएशन शो कर रहा है, ये चीज मुझे यहाँ से मिल जाती है. करना क्या है मुझे यहाँ पर, मॉड ऑफ summation of mod xi minus mean divide by summation fi. नहीं, n कर दूं मैं यहाँ पर, divide by n for raw data. मतलब पहले जो भी डाटा गिवन है उसका मीन निकालो, फिर उस मीन से हर एक डाटा कितना कितना डेविएट कर रहा है वो निकालो, उसका मॉड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन लेनी है. उन सब चीजों को ऐड करो और जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड करो. इज इट ओके? हमें बताना है कितनी डेविएशन है. अब डेविएशन नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है वो नहीं देखना, एवरेज निकालना है मुझे डेविएशन का. इसीलिए हमने क्या ली है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन. इसी तरह से अगर आपको निकालना हो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो क्या हो जाएगा, xi माइनस मीडियन अपॉन n. अब यहां पर मीन की बजाय मीडियन से डेविएशन बतानी है कि कितना मेरा डाटा डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मीडियन. ये जो फॉर्मूला है हमारे पास फॉर द रॉ डाटा. अब अगर मुझे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना होगा तो चेंज क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा समेशन fi xi माइनस x बार एंड दिस विल बिकम समेशन fi. यहां हो जाएगा समेशन fi xi माइनस मीडियन अपॉन समेशन fi. ठीक है जी. अब अगर मुझे यही काम करना हो उसके लिए क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर क्या करेंगे,
और फिर वही करेंगे। फिर भी वहीं पे वही काम करना है। मीन निकाला आपने, ठीक है, और मीन निकालने के बाद ये फॉर्मूले आपने लगाने। अब मीन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आप नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, चाहे आप स्टेप डेविएशन से निकाल लो, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो। जो मर्जी मेथड तीनों में से आपको समझ में आए उससे आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है जी, अब जरा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा, फिर आगे चलेंगे। लिखो जी, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स, हाँ जी क्वेश्चन बता रही हूँ, लिखो। इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1, 1 plus d, 1 plus 2d till 1 plus 100d from their mean deviation of these numbers from mean is 255. What is the value of d? What is the value of d? तुम्हारी ऑडिशन में बाहर है? क्या? तो ले जाओ। या वो वाली वाली कहाँ गई? फटी फटी से दिखाते। मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका मतलब पहले आपको इस डाटा का मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हर एक वैल्यू उससे कितनी डेविएट कर रही है वो निकालनी पड़ेगी, फिर आपको डी की वैल्यू मिलेगी। ये बस मीन दिया हुआ है। हाँ जी, ये मीन नहीं दिया, ये दिया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, पहले निकाल लो 14 तो इसका। करो जी करो। एनसीईआरटी को समझ कमाते हैं, कभी उठाते हैं कभी घूम जाती हैं चीजें। मीन तो आ गया मेरा 1 plus 50d। 1 plus 50d इज योर मीन। बिल्कुल आसान है। कितनी टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक? 101। हर एक में 1 आ रहा है, तो 101। d से 100d तक का सम 100 into 101 upon 2, 101, 50 into 101d, total observations 101. So 1 plus 50d is the mean. तो थोड़ी सी चीजें, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ जी, फटाफट बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? सम ऑफ n टर्म्स, समेशन n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100 तक, n plus 1 डिवाइड बाय 2, 1 हर एक टर्म में था। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब, क्यूब तक तो नहीं जाना पड़ता, स्क्वायर तक की चीजें यहाँ पर आपकी यूज होंगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। हाँ जी, अब हर एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखने की बजाय 2-3 को करके देखो और अपनी ऑब्जर्वेशन को करो जरा। क्या करोगे? क्या जनरलाइजेशन आती है? क्या समझ में आता है तुम्हें? फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या आएगा? 50d माइनस 50d आई शुड से। ये xi है ना बेटा, दिस इज xi, दिस इज x बार। अब क्या करना है मुझे? रॉ डाटा है, क्या चाहिए? मॉड xi माइनस x बार। मीन कैसे निकालते हैं? तो पहले ये बता दो, मीन निकालते कैसे हैं रॉ डाटा में? सबको ऐड करते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या ये चीज नहीं आएगी? तो डिवाइड कर तो दिया 101 से। हाँ जी, जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? माइनस 50d, फिर मॉड लेना है तो 50d,
फिर 49D, फिर 48D, चलते चलते एक टर्म 0 और एंड में क्या आएगा 50D। सो कैन आई से 2 टाइम्स 1 से लेकर 50 तक की एडिशन हो रही है। डबल डबल 50D इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। 49D, फिर 49D, 48D, फिर 48D। डी सबसे बाहर निकाल दिया। 2D 1 से 50। हाँ जी, 10.1 डी की वैल्यू आ रही है 10.1। दिस डिवाइड बाय 101 इज गिवन टू बी 255। ये बात समझ में आती है। मीन डेविएशन क्या थी? समेशन xi माइनस x बार मॉड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो, n+1/2। ठीक है जी, जब n+1/2 करोगे तो 50 इंटू 51, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू d अपॉन 101 इज 255। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट डी। ये क्वेश्चन आपका 2009 ट्रिपल ई का है। वो बस थोड़ा सा चालू करना था क्वेश्चन में, तो कोई बात फिर अपने आप हो जाता है। मुश्किल तो होगा ही नहीं ना स्टैटिस्टिक्स पर फॉर्मूले लगाने, और फॉर्मूले में भी ये नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। मैंने बोला रॉ डाटा पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बाकियों पर आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी जनरली कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं रह जाता है उसके अंदर। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन लिख लो फिर। हाँ जी, ये समझ में आ गया है? जिसको नहीं समझ में आया हो पहले तो वो बता दो मुझे। Is there anybody who is not able to understand the question? Standard deviation की नहीं, इसमें भी और क्वेश्चन है, इसमें एक लिखो और क्वेश्चन लिखो जी। नाउ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्वेश्चन इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा A to A till 50A is 50. Mean deviation, this is the mean deviation about median. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी, ये टर्म है। हाँ ये टर्म्स हैं A to A till 50A। इनकी जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट की तो उसकी वैल्यू है 50। ए की वैल्यू आपको बतानी है। हाँ जी, चले आगे। मीडियन कितना निकाला इसका? अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 2 मिडिल टर्म की वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन। कौन कौन सी वैल्यू हुई? मीडियन जो आएगा 25.5 हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है? ये माइनस ये,
2a माइनस दिस, 3a माइनस दिस, ओहो a2, ठीक है। क्या टर्म आ जाएगी मेरे पास? वैल्यू है 50, ऑब्जर्वेशंस भी हैं 50। अब मुझे चाहिए समेशन मॉड xi माइनस मीडियन x। हाँ जी, दिमाग पता नहीं किधर छोड़ के आते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्या फॉर्मूला था बेटा इसका? समेशन मॉड xi माइनस मीडियन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये वैल्यू कितनी दी है? 50। a से 50a तक ऑब्जर्वेशंस भी कितनी है? 50। ये टर्म अब आपको देखनी है क्या बनेगी। जब आपने a और 25 माइनस 5a को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा आपको?